नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टॉप स्टोरी और इस वक्त की टॉप स्टोरी और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें। अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि सीजफायर का उल्लंघन दोनों ओर से किया गया। उन्होंने इजराइल पर नाराजगी भी जताई। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के पीएम से इस पूरे मामले को लेकर बात भी की है। इजराइल ईरान में सीजफायर प्रभावी, ट्रंप की तरफ से ये बताया गया। पहले ट्रंप ने इजराइल पर नाराजगी जताई थी और दोनों ही देशों के रुख से ट्रंप ने नाराजगी दिखाई है। ईरान दोबारा परमाणु ठिकाने नहीं बनाएगा, ट्रंप की तरफ से यह भी कहा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के पीएम से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की है। इजराइल और ईरान में सीज फायर प्रभावी। पहले ट्रंप ने इजराइल पर जताई थी नाराजगी और अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि सीज फायर का उल्लंघन दोनों ओर से किया गया। उन्होंने इजराइल पर नाराजगी भी जताई। I don't think so, but I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit, and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot, and now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you, and I'm telling you, I'm not happy about that, Israel. सीजफायर हुआ भी और नहीं भी हुआ। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पेच है। ये पेच नहीं, हकीकत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान किया। दोनों देशों ने भी माना, लेकिन फिर तनातनी बढ़ी। इजराइल ने कहा कि ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन किया, तो दूसरी ओर ईरान ने कहा कि हमला सीजफायर के पहले किया गया था। ऐसे में सवाल ये कि आखिरी गोली किसने चलाई। सवाल ये भी कि क्या ईरान जीत गया। हम इन सवालों पर अपने मेहमानों से चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले आप इजराइल के वीर शेवा शहर की ये तस्वीरें देखिए। ईरान की मिसाइलों ने इस इमारत को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पीछे मेरे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये रेजिडेंशियल इलाका है और इस पूरे रेजिडेंशियल इलाके के अंदर जो है ये एक सीधी इजरायली मिसाइल की जो हिट है वो हुई, ईरानी मिसाइल की हिट हुई। आज सुबह से ही एक के बाद एक 5 अलग अलग मौकों पर ईरान की तरफ से मिसाइल आए, एयर रेड सायरन्स हुए। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ बेरशेबा में हुआ है। बेरशेबा में इस बिल्डिंग के अंदर 9 लोग जो थे वो इसमें घटना में उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ, जिसमें से 4 की मौत हो गई और 5 लोगों को बड़ी जद्दोजहद के बाद इस पूरी जो बिल्डिंग, जो टूटी हुई बिल्डिंग आप देर पीछे देख रहे हैं, इससे निकाला गया। इजराइल का दावा है कि वीर शेवा में ईरान की मिसाइलें सीज फायर के ऐलान के बाद गिरी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के 12वें दिन सीज फायर का ऐलान किया और कहा ये अगले 6 घंटे में लागू हो जाएगा। ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमले रोकने का ऐलान किया। बयान में कहा गया कि ईरान दुश्मन को पछताने और हार मानने के लिए मजबूर कर चुका है। तय समय पूरा होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक और पोस्ट किया और लिखा, अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे ना तोड़ें। लेकिन इजराइल के दावों पर अगर भरोसा करें तो ईरान मिसाइलें दागता रहा और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाता रहा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर एनडीटीवी पर, और ये आपको बताता है कि कितना एक तो यहाँ का जज्बा भी और दूसरा उसके अलावा जिस तरीके से ये पूरे ऑपरेशंस जो हैं आप ये देख रहे हैं, महिला सोल्जर्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, सब यहाँ पर वेपन्स कैरी करते हुए, असॉल्ट राइफल्स कैरी करते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सब के सब यहाँ पर सफाई के काम में जो लगे हुए हैं, मलबा हटाने के काम में लगे हुए हैं। सीज फायर के बावजूद तनातनी बढ़ती गई और इजराइल ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा, इजराइल युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब देगा। तब ईरान ने जवाब दिया कि सीज फायर के बाद किसी तरह का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। अब सवाल ये है
कि सीज फायर के ऐलान के बावजूद इजराइल और ईरान में तनातनी क्यों है। सवाल ये भी, क्या ट्रंप का सीज फायर मजाक बनकर रह गया है। और आइए टॉप स्टोरी में अब रुक करें, हमारे मेहमानों का रुख करते हैं। प्रोफेसर किमराज जहांगीर बेन गुरियन यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही सैयद जकी जैदी पूर्व रिसर्चर हैं IDSA से, वो भी हमारे साथ टॉप स्टोरी में इस चर्चा में शामिल हुए हैं। साथ ही MH सूरतवाला स्कॉलर हैं अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी ईरान से। आप सभी का बहुत स्वागत है। MH सूरतवाला, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अभी क्या स्टैंड है सीज फायर को लेकर? जी, सबसे पहले ईरान ने इसको सीज फायर का वर्ड नहीं दिया था। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी जो है, उन लोगों ने इसको एक तरफा पॉज कहा था। ईरान ने ये कहा था, लेकिन फिर ईरान का दूसरा बयान ये था कि 7:30 के बाद में इसराइल ने 9 बजे तक के अपनी तरफ से हमलों को जारी रखा था, तो हम उन 9 बजे तक के जो हमले हो रहे थे उसके लिए जवाब देने का हमारा हक है और हम उसका जवाब देंगे। तीसरा पॉइंट जो इसको लेकर है वो ये कि अभी से तकरीबन आधा घंटे पहले ईरान की 2 सिटीज के ऊपर फिर इसराइल ने हमला किया है। तो वो जो एक तरफा पॉज भी हुआ था, उस एक तरफा पॉज का भी उल्लंघन इसराइल ने कर दिया है। लिहाजा ईरान कहता है कि हम इसका कड़ा जवाब देंगे। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, दोनों ने सीज फायर तोड़ा है। जी, ट्रंप ने ये कहा है, उनका ये बयान है कि दोनों तरफ से, लेकिन जब सुबह में ईरान के ऊपर ये एलिगेशन लगा था कि उसने सीज फायर को तोड़ा है, तो ईरान ने ऑफिशियली 10 बजे के करीब में एक प्रेस रिलीज में ये कहा था कि 7:30 के बाद से लेकर अब तक के हमने कोई भी अपनी तरफ से मिसाइल नहीं दागा है। ये ईरान ने उस वक्त ऑफिशियली ये बयान दिया था और उस बयान में ये मेंशन किया था कि हमने तो नहीं दागा, लेकिन 9 बजे तक के इसराइल की तरफ से हम पर हमला किया गया है। ईरान ने उसको डिनाई किया था। तो ईरान का आगे क्या रुख है, क्या आगे स्ट्रैटेजी है? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जिस तरह से रात में ट्वीट किया था, उन्होंने अपने ट्वीट में मेंशन किया था कि अगर इसराइल अपनी तरफ से हमलों को रोकता है तो हमको भी जंग आगे बढ़ाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर हम पर हमला होगा तो हम उसका कड़ा जवाब देंगे। और फिर जब हमने ये देखा कि ईरान ने ये ऑफिशियली कहा है कि पहले 9 बजे तक के हमला हुआ और अभी तो खुद इसराइल ने इस बात को ऐलान किया है कि उसने 2 सिटी के ऊपर हमला किया है, तो इसका मतलब ये है कि ईरान ऑलरेडी कह चुका है कि अगर हम पर हमला होगा तो हम कड़ा जवाब देंगे। लिहाजा ईरान जवाब देने की तैयारी कर रहा है। अब इस परिस्थिति में अमेरिका कहां पर खड़ा है? क्या लगता है आपको कि ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया या जो अमेरिका इस समय भूमिका निभा रहा है, उसे कैसे देखें? ईरान कैसे देख रहा है? देखिए, अमेरिका को शुरू से ईरान ये मानता है कि उसको मध्यस्थता करने का या मीडिएटर बनने का कोई हक नहीं बनता है। अमेरिका का किरदार पहले दिन से 13 जून से लेकर अब तक के ईरान ने अपनी हर प्रेस रिलीज में और अपने हर जगह पर बयान में इस बात को कहा है कि एक एक गोली जो ईरान की तरफ चली है उसमें अमेरिका इसराइल के साथ बराबर का शरीक है। अमेरिका ने जब नतंज फोर्दो और इस्फहान के ऊपर डायरेक्ट इन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया है, जो IAEA के हिसाब से सिविलियन साइट्स कहलाई जाती हैं, तो ईरान ने यह कहा कि न सिर्फ ये कि अब वो जुर्म में शरीक है, बल्कि उसने अपने नकाब को उतारकर हमसे लड़ाई भी शुरू कर दी है। तो ईरान अमेरिका को एज अ मीडिएटर नहीं मानता है, एक पार्टी मानता है जिसके साथ ईरान की लड़ाई है। इसी वजह से कल रात में ईरान ने कतर के अंदर जो अमेरिकन बेस है उसके ऊपर भी हमला किया था। लिहाजा अमेरिका के बयान को किसी भी हालत में ईरान सीरियस नहीं लेता है। ईरान ने एक तरफा पॉज क्यों माना था? आज अभी थोड़ी देर पहले कतर के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है। रात में जब अल उदैद के ऊपर ईरान ने अमेरिकन बेस पर हमला किया, तो उसके बाद ट्रंप ने कतर के अमीर को फोन करके रिक्वेस्ट किया था कि हम जंग आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, ईरान से रिक्वेस्ट करो कि सीज फायर को मान ले। चूंकि ईरान में और कतर में रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो ईरान ने कंडीशनली अपनी बात को रखा कि अगर उनकी तरफ से हमला बंद होगा तो हम मानेंगे और हम भी हमला रोक सकते हैं। यानी कतर के अमीर की बात को ईरान ने इंपॉर्टेंस दिया है। वो अमेरिका और ट्रंप को जरा भी वैल्यू और इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जी, प्रोफेसर जहांगीर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने अमित सूरतवाला का यहाँ पर पूरा जवाब सुना। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो मौजूदा परिस्थिति है आप उसको कैसे देख रहे हैं? किसकी जीत लग रही है आपको? अभी किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, लड़ाइयाँ और जंग ऐसी चीज होती है जिसमें जीत किसी की होती नहीं है। ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि किसी लड़ाई को जीतने का दावा वैसा ही है जैसे कोई कहे कि मैंने ये भूकंप जीत लिया।
भूकंप में कोई जीतता नहीं है, हर किसी की हार होती है, पर जिसकी सबसे कम हार होती है वो जीत कहलाती है, और जबकि सबसे ज़्यादा नुकसान जिसका होता है उसे मतलब हारा हुआ माना जाता है। तो जाहिर सी बात है इसमें ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ है। उनका जो 20 से 25 साल से न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो एक हट था और एक अपनी संप्रभुता की जिद थी, वो मतलब ठुकरा दी गई है। अब ईरान को वो मतलब दुख की घुटकी पीनी पड़ेगी। इसराइल का जो असली दुख है वो ईरान के साथ उतना नहीं है जितना गाजा में हमास की चल रही लड़ाई में है। तो इसराइल की अपनी मुश्किलें हैं, वो बात की बात है। पर मैं आपकी पहले वाली बात पे आना चाहूँगा कि मैं सवेरे से मतलब मैं पिछले 12 दिन से यहाँ हूँ। आज सवेरे 7 बजे जब यहाँ के 7 बजे के हिसाब से सीज फायर चालू होना था, तो 7 बजे के बाद से पूरे सेंट्रल इसराइल में कहीं पे भी सायरन नहीं बजा है। जो यहाँ की लोकल न्यूज़ है, एक मिसाइल के हमले की खबर है, वो है हाइफा शहर में उत्तरी इसराइल के भीतर। इसराइल के अंदर बिल्कुल हाय तौबा नहीं मची है कि कौन लड़ाई जारी रख रहा है और कौन नहीं रख रहा। उल्टा इसराइल के अंदर इस समय दिन के 3 बजे तक ये बता दिया गया कि कल बच्चों के स्कूल खुलेंगे, कल लोग दफ्तर लौटेंगे, लोग फिर से अपनी सारी प्लानिंग कर रहे हैं। भारतीय दूतावास से कल की इवैक्यूएशन फ़्लाइट का जाना लगभग मतलब कैंसिल हो गया है, जबकि कल एक इवैक्यूएशन फ़्लाइट जानी थी। तो मेरे ख्याल से इसराइल के अंदर इस बात को भले ही बाहर से कैसे ही देखा जा रहा हो, पर यहाँ हाय तौबा बिल्कुल नहीं मची है। यहाँ अब बड़ा इत्मीनान है कि चलिए ये लड़ाई ख़त्म हुई। बिल्कुल। और सैयद ज़की ज़ैदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौजूदा परिस्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ सीज़ फायर की बात होती है, ईरान कहता है कि हम तो इसे पॉज मान रहे थे, अमेरिका नाराज़गी दिखाता है कि भाई दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, किसी ने भी सीज़ फायर का सम्मान नहीं किया। ये परिस्थिति को आप कैसे देख रहे हैं, आप कैसे समझ रहे हैं? देखिए, सीज फायर की नौबत तो तब आई जब जंग शुरू हुई, और इसमें कौन वायलेट करता है कौन नहीं वायलेट करता है देखने वाली चीज़ है। बट इससे मैं थोड़ा सा पहले जाना चाहूँगा कि लीगैलिटी, ये पूरी जो जंग शुरू हुई जब ईरान और यूरोपियन यूनियन और यूएस इनसे नेगोशिएशन के बीच में मतलब ईरान के ऊपर अटैक किया गया, अनप्रोवोक्ड अटैक था, ठीक है। अब इस चीज़ में यह है कि ये लीगल था या नहीं था। दूसरी चीज़, जंग के दौरान इसराइल ने ईरान का जो स्टेट टीवी है उसके ऊपर भी अटैक किया। फिर तीसरी बात कि जो उनके लीड नेगोशिएटर थे अली शमखानी, सिविलियन, उनके ऊपर भी। तो ये एक तरफ से जब शुरुआत से ही इसराइल एक इम्प्यूनिटी में बियॉन्ड अबव इंटरनेशनल लॉ के ऊपर काम कर रहा है, तो अगर इसराइल वॉयलेट भी कर देता है तो सीज फायर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उतनी सरप्राइज वाली चीज़ है। तो और आप लेबनान में भी देख रहे हैं, लेबनान में वॉर हुई, सीज फायर हुए काफ़ी महीने हो चुके हैं, मगर आए दिन वहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक होता रहता है। तो जो कंट्री अपने आप को अबव इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ समझता है, तो वो कभी भी सीज फायर तोड़ सकता है। इट कैन एक्ट विद इम्प्यूनिटी, दैट वी हैव सीन। अहमद सूरतवाला, ट्रंप इजराइल को कहते हैं कि बिना मतलब बमबारी हो रही है और खुद भी बमबारी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जी, ट्रंप ने जो ट्वीट किया इसराइल को आज के लिए ट्वीट किया था कि बिना मतलब बमबारी नहीं, और अपने पायलट्स को कहो कि अपने घर वापस चले जाएं। ट्रंप ने पिछले कुछ टाइम से 13 जून को जिस वक्त ईरान के ऊपर पहली बार इसराइल ने हमला किया और उस हमले के अंदर ईरान के कुछ कमांडर्स को और साइंटिस्ट को यहाँ पर मारा गया, तो उस वक्त इस तरह का बयान देना शुरू किया था कि यह हमला जो किया गया है बहुत अच्छा हमला किया गया है। और इनफैक्ट उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि वो निगोशिएशन जो टॉक मस्कत में होने वाले थे उसकी तरफ इशारा करके कि शायद अब इनके न्यूक्लियर साइट बाकी ही नहीं रहेंगे कि जिनके बारे में हमको बात करना होगा। तो अभी ट्रंप के बयानात और ट्रंप के एक्शन, हम लोग सब लोग और खासतौर पे भारतीयों को भी पिछले कुछ टाइम में इस बात का तजुर्बा हुआ है कि ट्रंप जो कहते हैं असल में वो करते नहीं है। ट्रंप को हेडलाइन में बने रहने का शौक है। और अगर हम देखते हैं तो ट्रंप के ट्वीट के बावजूद भी उसके बाद में इसराइल ने यहाँ पर अभी हमला किया है, ईरान ने इस तरह से उनके टीवी ने ऐलान किया है।
रही बात ये कि ये वाला जो एक तरफा पॉज का ऐलान किया गया था और उसके बाद फिर इसराइल ने हमला किया है, तो इसके जरिए से एक और चीज ये समझ में आती है कि ईरान तो ट्रंप को कभी सीरियस लेता ही नहीं था, इस माना में कि इसकी बात पर अब भरोसा नहीं किया जाएगा, खासतौर पे 13 जून के हमले के बाद में, क्योंकि 15 जून को ऑलरेडी ईरान और अमेरिका के बीच में मस्कत में बात होने ही वाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसने इसराइल को ग्रीन सिग्नल दिया था हमले के लिए। लेकिन अब दुनिया देख रही है कि इवन इसराइल भी अब ट्रंप को सीरियस नहीं ले रहा है, उसकी रिक्वेस्ट के बावजूद भी इसराइल अपनी मनमानी को जारी रखे हुए है। जी, आप तीनों मेरे साथ बने रहिए, इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। तो ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत इजराइल ने की थी, अमेरिका ने भी इजराइल का साथ दिया, लेकिन ईरान डटा रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई बंकर में छिपकर अमेरिका और इजराइल का मुकाबला करते रहे। सोमवार की रात ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी को हकीकत में बदल दिया। तेहरान की ओर से अमेरिकी बेस अल उदेद पर हमला किया गया, जिसके बाद कतर के आसमान ईरानी मिसाइलों को देख पूरे इलाके में कोहराम मच गया। इसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का बयान आया। उन्होंने कहा, ईरान ऐसा देश नहीं है जो आत्मसमर्पण कर दे। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले ने एक साथ कई संदेश दिए और अमेरिका और उसके साथियों को परेशान किया। कुछ देर बाद ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान कर दिया। दोनों देशों की ओर से भी सीजफायर की घोषणा हुई। सीजफायर के बावजूद अयातुल्लाह अली खामेनेई सामने नहीं आए। तो क्या खामेनेई को अभी भी डर है कि सीजफायर की आड़ में इजराइल उनकी हत्या कर सकता है? बताया जाता है कि खामेनेई अपने परिवार के साथ एक बंकर में छुपे हुए हैं। उनकी सुरक्षा में तैनात इस स्पेशल यूनिट के पास कोई संचार उपकरण नहीं है, जिसके चलते उनकी लोकेशन का पता भी नहीं लगाया जा सकता। वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। 86 साल के अयातुल्लाह खामेनेई को पता है इजराइल या संयुक्त राज्य अमेरिका उनकी हत्या करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे वे शहादत के रूप में देखेंगे। जब इजराइल ने ईरान पर हमले की शुरुआत की थी तो खामेनेई ने कहा था, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और हम किसी भी परिस्थिति में उत्पीड़न स्वीकार नहीं करेंगे और न किसी के उत्पीड़न के आगे झुकेंगे। दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता के पास बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं। वो ईरान सशक्त बलों के कमांडर इन चीफ होने के साथ साथ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यकारी शाखा के प्रमुख भी होते हैं। वे वली फकीह भी होते हैं, जिसका अर्थ है शिया धर्म के सबसे वरिष्ठ संरक्षक। ईरान के पावर सेंटर का बंकर में जाना दर्शाता है कि तेहरान को इजराइल के साथ युद्ध में कितनी भयंकर मार पड़ी है। सामान्य हालत में अयातुल्लाह खामेनेई सेंट्रल तेहरान में एक अत्यधिक सुरक्षित परिसर में रहते हैं और वही काम करते हैं, जिसे बेत रहबरी या नेता का घर कहा जाता है, और वो शायद ही कभी परिसर से बाहर निकलते हैं। वरिष्ठ अधिकारी और सैन्य कमांडर साप्ताहिक बैठकों के लिए उनके पास आते हैं और परिसर से जनता के लिए भाषण आयोजित किए जाते हैं। साल 1989 में इस्लामिक क्रांति के बाद शाह रजा पहलवी को सत्ता गंवानी पड़ी और ईरान में खुमैनी का शासन आया। खुमैनी की सरकार में खामेनेई को उप रक्षा मंत्री बनाया गया। तब से ही खामेनेई इस्लामिक मुल्क के तौर पर ईरान को मजबूत करने में जुट गए। 1979 में खुमैनी की मौत के बाद खामेनेई को ईरान का सर्वोच्च लीडर यानी रहबर बनाया गया और इसके लिए संविधान में भी संशोधन किया गया। ईरान का रहबर यानी सुप्रीम लीडर के बनने के बाद पूरी कमान खामेनेई ने अपने ही हाथ में ले ली और पूरे ईरान को अकेले कंट्रोल करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एक बार फिर से आइए हमारे मेहमानों का रुख करते हैं। प्रोफेसर खिमराज जहांगीर हमारे साथ बने हुए हैं, सैयद जकी जैदी हमारे साथ बने हुए हैं, एमएच सूरतवाला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमएच सूरतवाला, मैं आपके पास आना चाहूँगी और आपसे मेरा सवाल ये है कि अब जैसे कि स्थितियाँ पहले से बेहतर हो रही हैं, सामान्य होती नज़र आ रही हैं, सीज़ फायर की ओर भी अब हालात जाते हुए दिख रहे हैं, तो खामेनेई इस वक्त कहाँ हैं? वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं?
उन्होंने जब से 13 जून से ये जंग शुरू हुई है, 13 जून से लेकर अब तक के 3 मर्तबा उन्होंने जो है बयान दिया है और उनके वीडियोस यहाँ पर आए हैं। और नॉर्मल हालात में भी आयतुल्ला खामेनेई यहाँ पर उन शख्सियतों में से एक हैं कि जिनकी पब्लिक मीटिंग खास इवेंट के ऊपर हुआ करती है। ये जो मुहर्रम का महीना भी आने वाला है, उस मुहर्रम के महीने में इस तरह के इवेंट्स में वो दिखाई देते हैं। और उससे पहले पब्लिक मीटिंग में जो इससे यानी हमले से जस्ट एक दिन पहले तक के भी वो पब्लिक जो यहाँ पे ईरान में एक बड़ी ईद मनाई जाती है, गदीर की ईद, उसमें भी वो पब्लिक के दरमियान आए थे। रही बात यह कि जिस तरह की बातों को ये बंकर वगैरह का पेश किया जा रहा है और बताया जा रहा है, ईरान में इसराइल की तरह बंकर का तस्वुर है ही नहीं। अगर जो लोग भी ईरान को आज फॉलो कर रहे होंगे और ईरान के वीडियोस देख रहे होंगे, तो यहाँ बंकर का तस्वुर नहीं है जिस तरह से इसराइल में बंकर का तस्वुर पाया जाता है। ये पब्लिक के दरमियान इवेंट बेस आते हैं, नॉर्मल ऐसे घूमते रहते नहीं है कि जो आपको हर वक्त दिखाई दें। हाँ, लेकिन इवेंट के बेस वक्त पर ये आते हैं और ये मुहर्रम एक वक्त है जब जरूर वो आएंगे, नॉर्मल ऐसा होता है। ठीक है प्रोफेसर जहांगीर, ट्रम्प कहते हैं कि सीज फायर हो गया, फिर भी दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अहमद सूरतवाला ने भी कुछ देर पहले कहा था कि ना ईरान सीरियसली ले रहा है ट्रम्प को और ना ही इजराइल ट्रम्प को सीरियसली ले रहा है। तो अब ऐसे में अमेरिका, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, क्या लग रहा है उसकी हैसियत कम हो रही है, शक्ति कम हो रही है, इन्फ्लुएंस कम हो रहा है? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। कम से कम ट्रम्प का डर नेतन्याहू और इसराइल के लीडरों को तो पूरा है। जब उन्होंने कहा कि आप उस एक मिसाइल के जवाब में अपने प्लेन तेहरान न भेजें, तो इसराइल के नेताओं ने, अभी की खबर है कि उन्होंने तुरंत वो ऑपरेशन विड्रॉ कर लिया। जहाँ तक ईरान की बात है, ये थोड़ा मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप का भय मतलब लाजमी भले ही ना हो, पर वो डर तो कायम है। उस इंसान के चलते ईरान पे वो कार्रवाई हुई है जो अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों ने हमेशा टाली। पिछले इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला पश्चिमी देशों में या इजराइल से तो पहली बार हुआ है। तो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप की मतलब उसे दादागिरी कह सकते हैं, उसे थोड़ी मतलब नूरा कुश्ती कह सकते हैं, पर वो तो मतलब आप मानिए, भले ही वो मतलब जी नाजायज़ हो, उससे मतलब काफ़ी दुनिया इत्तेफाक न रखती हो। ठीक है अहमद सूरतवाला, मैं आपसे इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन यही सवाल मैं सैयद ज़की ज़ैदी आपसे भी करना चाहती हूँ। ट्रम्प की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? अहमद सूरतवाला कह रहे हैं कोई सीरियसली नहीं ले रहा उन्हें। नहीं, देखिए, ट्रम्प इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि अभी एक दिन पहले वो उनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी वो सोशल मीडिया से चल रही है। वो ट्रुथ सोशल पे कुछ लिख रहे हैं, वो इतनी रैंडम चीज़ें लिख रहे हैं कि लिटरली वेरीफाई करना पड़ता है कि ये कोई सच का अकाउंट है या पैरोडी। तो इट्स नॉट लाइक एक ऑफिशियल डिप्लोमेसी जिस तरह की होती है उनकी। मगर ये इस बार कहना कि जैसे प्रोफेसर जहांगीर कह रहे थे कि ये इस लेवल का अनप्रेसिडेंटेड हमला जो हुआ है ईरान पर, तो ये एक तरह से इम्प्यूनिटी, पूरी इम्प्यूनिटी कि आप ईरान नेगोशिएशंस के बीच में था, आईएईए का सारे इंस्पेक्टर्स को अलाउ कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। अगर आपका डील नहीं होता देन एक अंडरस्टैंडिंग बनती थी कि आपका डील नहीं हुआ तब आप एक मिलिट्री एक्शन लेते। मगर आपने छल कपट से नेगोशिएशंस के बीच में लोगों को, वहाँ के नेगोशिएटर्स को, वहाँ की सरकार को अंधेरे में रख करके अटैक किया। जो उनकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप थी, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है, आप उनको एक मिलिट्री टारगेट समझ करके मार रहे हो। उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग में आप उनके पूरी फैमिली बच्चों के साथ मार रहे हो, आप स्टेट टीवी पे अटैक कर रहे हो। तो ये इम्प्यूनिटी के अलावा कुछ नहीं है। और मुझे ये नहीं लगता ये एक सिर्फ कॉस्मेटिक सीज फायर है। इसराइल की अभी भी नज़र जो इसराइल का ऑब्जेक्टिव था कि ईरान का जो 400 किलो का 60% इनरिच यूरेनियम है उसको तबाह करना, उसको कैप्चर करना, उस चीज़ में कुछ भी नहीं कर पाए वो। ठीक है, जो लीडरशिप उन्होंने ख़त्म की वो इमीडिएटली रिप्लेस हो गई। अब और सुप्रीम लीडर का एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका टारगेट है कि एक फिगरेटिव हेड है और सुप्रीम लीडर को उनको टारगेट करना है। तो ये मुझे यहाँ तक लगता है ये सीज फायर कुछ वक्त तक के लिए ये होल्ड करेगा। और इसराइल ने जैसे अपना इम्प्यूनिटी का जस्टिफाई किया है हर बार, वो टारगेट करने की कोशिश करेंगे सुप्रीम लीडर को और वो चीज़ को। ये मैं इस चीज़ को बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। और आई थिंक इस बात से प्रोफेसर जहांगीर भी एग्री करेंगे।
ठीक है, और इस पर अब अमित सूरतवाला, आपने हमारे बाकी दोनों मेहमानों का भी जवाब सुना, अब मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। आप बहुत पेशेंटली उन्हें सुन रहे थे, आपका रिएक्शन। जी, मैं 2 पॉइंट कहना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट एक कि हाँ, ट्रम्प फ्रीकिंग आउट टाइप का एक बंदा है जो कुछ भी कहता है, जिसकी तरफ इशारा किया गया है। लेकिन ईरान के ऊपर यहाँ पे रिवोल्यूशन आने के बाद में, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी जिसकी तरफ इशारा किया है, पहली बार इतना बड़ा हमला नहीं हुआ है। ईरान में एक बार बम धमाका ऐसा हुआ था, और इस तरह के भी हमले हुए हैं जब यहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हुआ करती थी रिवोल्यूशन के बाद में, और उनके साथ 72 के करीब में, जिसमें चीफ जस्टिस और बहुत सारे एमपीज, उनको मारा गया था। और उसके बाद में ईरान इराक वॉर शुरू होती है जो 8 साल चली है। यानी वॉर का टाइम और इस तरह से अपनी लीडरशिप को हाथ से गंवाने वाला तजुर्बा, ये ईरान का पहला तजुर्बा नहीं है। इससे पहले अपने रिवोल्यूशन के बाद ये कर चुके हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1940 के आसपास में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर के ऊपर हमला किया था, जो आखिरी हमला है एक किसी कंट्री ने अमेरिका के ऊपर किया होगा। लेकिन लास्ट 85 इयर्स में 2018 में कासिम सुलेमानी को, ट्रम्प के ही हुकूमत के जमाने में, जब वो वहां के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जब कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया था, तो ईरान पहली ऐसी कंट्री बना था जिसने अमित सूरतवाला, मैं रोक रही हूँ आपको, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इस बीच हमें एक बड़ी खबर मिल रही है, वो हम अपने व्यूअर्स को बता दें। बड़ी खबर मिल रही है, सत्ता परिवर्तन से अराजकता फैलेगी, ट्रम्प का ये ताजा बयान सामने आया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे फोन किया, तो यहां पर ट्रम्प की तरफ से ये बड़ी जानकारी बताई गई है। ईरान से निपटने में मदद की पेशकश की है, यानी कि ईरान से कैसे निपटना है उसमें रशिया अमेरिका की मदद करेगा। सत्ता परिवर्तन से अराजकता फैलेगी, ट्रम्प का ये नया ताजा बयान जो सामने आया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे फोन किया है, ईरान से कैसे निपटना है इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस पर भी रिएक्शन दे दीजिए अमित सूरतवाला। ट्रम्प का नया जो बयान आया है, रूस किस तरह से इस पूरे मामले में अब अपनी भूमिका निभाएगा? जी, मैं इसके ऊपर बयान करूंगा, लेकिन मैं अपनी बात पहले कंप्लीट कर लूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि 1940 के बाद में ईरान पहली कंट्री बना है 2018 में जिसने अमेरिका के बेस के ऊपर इराक के अंदर हमला किया था। और कल दूसरी मर्तबा भी ईरान ने जब हमला किया है, तो इत्तेफाक है ये कि अब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ही है वहां पर। तो ईरान ने 2 मर्तबा अमेरिका के बेस के ऊपर हमला किया है। दुनिया की पहली कंट्री है जिसने इस तरह का हमला किया है एज अ कंट्री, और दोनों टाइम ट्रंप के जमाने में हमला किया है। तो जो मेरा क्लेम था और जो मेरा पॉइंट था कि ईरान ट्रंप को न सिर्फ एक सीरियसली नहीं लेता है, डरता भी नहीं है, लिहाजा उसको कोई झिझक नहीं थी, उसने ये हमला किया है। रही बात यह कि ईरान से निपटने के लिए अभी ट्रंप जो पुतिन से बात कर रहे हैं, इस बारे में जो आपने कहा है, ट्रंप को ये एहसास हो गया, और जिसकी तरफ मैंने आपको पहले भी कहा था कि कल रात में भी ट्रंप ने कतर के अमीर को फोन करके रिक्वेस्ट किया था कि वो मध्यस्थता का काम अंजाम दे, क्योंकि ट्रंप को यह पता है कि उनके ट्वीट और उनकी धमकियां, उनकी भपकियां, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। वो लोग के जिनके साथ ईरान के रिलेशन स्ट्रेटेजिक हैं, ब्रदरहुड वाले हैं और नेबरहुड वाले हैं, ट्रंप चाहते हैं कि चूंकि ईरान इन चीजों में बहुत ज्यादा अपने उसूलों का पाबंद है, लिहाजा इनकी बात को वो सुन सकता है, लिहाजा वो ये चाह रहे हैं कि इन लोगों के बीच में मदद ली जाए। तो रूस अगर ईरान का दोस्त है और ईरान का समर्थक है, तो क्या आपको लगता है कि ईरान का साथ यहाँ पर रूस देगा या फिर अमेरिका के साथ खड़ा नजर आएगा? ईरान और रशिया के, और ईरान और चाइना और ईरान में दूसरे कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है और जो अभी गुफ्तगू चल रही है, ईरान की डिमांड यहां समझना बहुत जरूरी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर रशिया भी गए, तो उनकी एक्चुअली ईरान की डिमांड एक है जो वो सब कंट्रीज से कर रहे हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हैं वो, और वो डिमांड सिर्फ एक ये है कि जब कुछ कंट्री ने हम पर हमला किया, जैसे इसराइल ने हमला किया और अमेरिका ने हम पर हमला किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसकी निंदा कीजिए और इस मसले में आप हमारे साथ खड़े हुए, आप हमारी हिमायत कीजिए। ईरान की असल रिक्वेस्ट अगर देखिए, ईरान के जो आपने बताया विदेश मंत्री रशिया गए थे, तो क्या वहां से ऐसे कोई संकेत मिले जिससे ईरान का मनोबल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है? जी, ईरान ये चाहता है कि पॉलिटिकल, मैं कंप्लीट कर लूं प्रोफेसर जी? नहीं, आप थोड़ा, मतलब मेरे ख्याल से इस बात को अगर देखें कि इजराइल का जो हमला ईरान पे है अनप्रोवोक्ड इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास हमला करता है तो हिजबुल्लाह लेबनान से 1.5 साल तक इजराइल के उत्तरी में बमबारी करता है। इजराइल का जो ईरान के साथ लड़ाई है वो 13 जून के बजाय अक्टूबर 2023 से मानी जानी चाहिए।
शायद जैसे आप कह रहे हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जवाब दूं जो ईरान कहता है। नहीं, आप ईरान के इस ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं तो फिर बात अलग है। नहीं नहीं, मैं मुझको पूछ दो चीजें, मैं दोनों चीजें बयान करूंगा कि मैं स्पोक पर्सन हूं या एक्चुअल फैक्ट बोलना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी ने इजराइल का जिस वक्त वजूद हुआ था 1948 में, महात्मा गांधी जी ने भी क्लियर ये कहा था कि अरब की जमीन अरब के लिए बिलोंग करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रेंच के लिए फ्रांस और इंग्लिश के लिए इंग्लैंड। तो महात्मा गांधी जी की जो रास्ता था उसके अंदर भी इसराइल को एक्सेप्टेंस हासिल नहीं थी। एक बात, ईरान, कुछ लोग ये कहते हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि ईरान का पंगा असल में 7 जून से है, 7 अक्टूबर से है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है 1948 से। ये 7 अक्टूबर की जगह 1948 से देखने की जरूरत है प्रोफेसर जी। हमास का मसला और फिलिस्तीन का मसला या लुबनान का मसला और हुजूर, मैं आपको सीरिया एक का मसला। छोटी सी जानकारी देता हूं। 1 सेकेंड 1948 और 1967 ये दो ऐसे टर्निंग पॉइंट है कि जो जितने भी रीजन में एरियाज के नाम लिए जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए जाते हैं, ये लोग अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं फिलिस्तीन के ऊपर, क्योंकि इसराइल का नाजायज कब्जा बढ़ता गया तो हमास वहां पे मूवमेंट खड़ा होता है लड़ने के लिए। हिजबुल्ला लुबनान की जमीन को आजाद कराने के लिए आता है, और एक जमाने तक के सीरिया भी अपनी जमीन की लड़ाई लड़ अभी रहा अभी है। अभी इतिहास की अच्छा, बात नहीं मेरा करते, अभी मौजूदा एक- परिस्थितियों की बात करते हैं। और जी, प्रोफेसर जहांगीर, आप कोई पॉइंट यहाँ पर रखना चाहते हैं? देखिए, मैं आपकी बात को ना अनर्गल बातों में उलझाना नहीं चाहता। ये गांधी जी का हवाला दे रहा है। मैं इनको बता दूं कि इसराइल के जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनके आज भी जो घर का म्यूजियम है उसके बेडरूम में आज भी गांधी जी की फोटो लगी है। गांधी जी ने बहुत सारी बातें कही थी, सिर्फ एक स्टेटमेंट का हवाला देना बहुत ही सिलेक्टिव है। गांधी जी ने यह भी कहा था कि इफ अरब्स हैव अ क्लेम देन जूस हैव अ प्रायर क्लेम। तो खैर, ये बातें बहुत अलग है, ये इतिहास का बड़ा। और मैं तो ये कतई नहीं मानता कि ईरान की जो इसराइल के साथ लड़ाई है वो फिलिस्तीनियों और सुन्नी इस्लाम के लिए है। फिलिस्तीन के लोगों का ईरान के वजूद से आप महमूद अब्बास जो हैं, पिछले साल महमूद अब्बास ने रमल्ला से कहा था कि मैं ईरान से साफ कहता हूं कि हमारे मामले में दखल अंदाजी ना करें। फिलिस्तीन की लड़ाई एक बहुत अलग किस्म की और अलग मुद्दे की लड़ाई है। ईरान का इसराइल के साथ बड़ा संबंध रहा है रिवोल्यूशन के पहले, और रिवोल्यूशन के बाद जो चीज़ें बिगड़ी हैं उनको हम अलग सिरे से बात कर सकते हैं। पर मलिका जी, मुझे वाकई में इसमें एक दिलचस्पी चीज नहीं है। आप कहना चाहें तो चाहूंगा, मैं मौजूदा परिस्थितियों को जो आप देखकर कह क्या रहे थे क्या रेवोल्यूशन ऐसा के लगता है बाद कि का, ईरान रेवोल्यूशन के ईरान बाद क्या है को झुकाया कि नहीं जा सकता? ये वही नया रेवोल्यूशन के बाद जो है, कोई कंट्री अगर एक सोवरेंटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहे तो वो नहीं कर सकते। आप अगर वैसल स्टेट बन के रहना चाहते हैं तब आपका बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा इसराइल से। आपका बहुत सारे वैसल स्टेट्स हैं, अरब स्टेट्स हैं, जॉर्डन है, बहरीन है, जो भी ये सब अकॉर्ड साइन किए हुए हैं, ये सब वैसल स्टेट्स हैं। ये दे डोंट हैव एनी सोवरेंटी, ठीक है। और इस चीज़ से, और अभी जो प्रोफेसर जंगीद कह रहे थे कि ईरान पे जो हमला हुआ है वो 7 अक्टूबर का जवाबी हमला है, तो 7 अक्टूबर का कैसे इसराइल ने क्लेम किया कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से 1 हफ्ता दूर है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? और सबसे पहला अगर ईरान की टेरिटरी पे एक एग्रेशन हुआ है तो आपको याद होगा कि सीरिया की कैपिटल डमेस्कस में एक एम्बेसी पे हमला हुआ था। मैं प्रोफेसर साहब से यस और नो में आंसर चाहूँगा कि किसी भी डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस पे क्या एक आर्म्ड अटैक इज लीगल और इलीगल? जस्ट यस और नो। हुजूर, इसराइल को किसी भी लीगल मुद्दे पे मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि जब आप किसी जंग का सिरा ढूंढते हैं और आप कहते हैं कि वो अनप्रोवोक्ड है। देखिए प्रोफेसर, मैं माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगी, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर युद्ध विराम को लेकर, सीजफायर को लेकर स्थितियां अभी भी साफ नहीं है और देखना होगा कि यहां से चीजें कैसे बदलती हैं और किस दिशा में आगे जाती हैं। इजराइल और अमेरिका ने ईरान में स्ट्राइक की, भारी तबाही मची, लेकिन ईरान ने अपने जवाब से पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर किया। आखिर वो कौन से महाविनाशक हथियार हैं जिसके दम पर वो 3 देशों की सरहद लांघ कर इजराइल तक पहुंचा और लगातार प्रहार किए? इस रिपोर्ट में देखिए। Betxana, beto bat lo caliente.
ये वो फायर पावर है जिसकी मदद से ईरान की फौज सिर्फ इजराइल के खिलाफ चक्रव्यूह नहीं रच रही, महाशक्ति अमेरिका के गुरूर को भी चैलेंज कर रही है। ईरान अपनी ड्रोनों और मिसाइल पावर भले ही इजराइल के खिलाफ दिखा रहा हो, लेकिन उसके धमाके अमेरिका को भी फिक्रमंद कर रहे हैं। इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं है। ईरान से इजराइल की सीमा करीब 1200 किलोमीटर है। दोनों की सरहद के बीच इराक, सऊदी अरब और जॉर्डन यानी 3 देश हैं। ईरान जब अपने मिसाइल और ड्रोन दागता है तो ये उन्हीं तीनों देशों को पार कर इजराइल को लहूलुहान करता है। खास बात यह है कि रास्ते में पड़ने वाले इन तीनों देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं। फिर भी ईरान के ड्रोन अमेरिका के दोस्तों के एयर डिफेंस सिस्टम को अंगूठा दिखाकर इजराइल को धुआं-धुआं कर देते हैं। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा अखर रही है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के ड्रोन पावर की। कम लागत, देसी तकनीक, जंगी जुनून और ईरान ने ऐसे घातक ड्रोन इकट्ठे कर लिए हैं जो पूरे पश्चिम को डरा रहे हैं। ताजा जंग में ईरान इजराइल के खिलाफ शहीद 136 ड्रोन का भी खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के इस ड्रोन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पश्चिमी देश इसे आत्मघाती भेड़िया कहते हैं। ये करीब 2500 किलोमीटर दूर दुश्मन पर जीपीएस की मदद से निशाना लगाता है। इसका वॉरहेड छोटा होता है, लेकिन रडार, आर्टिलरी या सैनिकों की भीड़ को निशाना बनाने में बेहद कारगर होता है। इन्हें एक साथ झुंड में फायर किया जाता है, जिससे दुश्मन के लिए इन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। बेहद कम लागत वाले ड्रोन ईरान के अटैक की जान हैं। ईरान के पास इसके अलावा गाजा ड्रोन भी है। 35,000 फीट की ऊंचाई पर 35 घंटे तक लगातार उड़ान भर दुश्मन की जासूसी भी करता है और जरूरत पड़ने पर हमला भी करता है। इसके अलावा ईरान के पास निगरानी और हमले में इस्तेमाल किए जाने वाले मोहजेर 6, आत्मघाती हमले में माहिर मल्टीरोज मेजार 532 जैसे ड्रोन भी हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल को दहलाने के लिए ईरान कई बार इनका इस्तेमाल कर चुका है। लेकिन बात सिर्फ ड्रोन की नहीं है। युद्ध के बीच ईरान की खतरनाक मिसाइलें भी खुलकर मौत बांट रही हैं। 22 जून को अपने 3 एटमी ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी से बौखलाया ईरान अब तक इजराइल पर अलग अलग तरह की करीब 600 मिसाइलें दाग चुका है। 23 जून को उसने सिर्फ एक बार में 15 मिसाइलें दागी। इस ताजा हमले में उसने 1450 किलोमीटर की रेंज वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर शेखन, 1700 किलोमीटर रेंज वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इमाद, 1350 किलोमीटर की रेंज वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कद्र का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ ईरान की अग्नि शक्ति नहीं है, वो जिद और जुनून है जिसने पश्चिमी पाबंदियों से लड़ते हुए बारूद खाने की ताकत बढ़ाने की ताकत दी। और इस ताकत के बल पर वो आज एक ऐसी मिसाइल महाशक्ति बन चुका है जिससे भिड़कर इजराइल भी तबाही की बारूदी मार झेल रहा है। जिन मिसाइलों का ये प्रयोग कर रहा है वो इस प्रकार के हैं कि जो अपनी टर्मिनल फेज में आकर के अपनी दिशा को बदलने में सक्षम है, जिसे हम कहते हैं MERV, मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पास MERV तो है ही, MIRV टेक्नोलॉजी भी है, अर्थात मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अर्थात एक ही मिसाइल में 8, 10 या और अधिक छोटे मिसाइल लगे हुए हैं। आसमान में नाचकर इजराइल पर बरसी ईरान की यह मिसाइल देखिए, नाम है सेजिल। इस नाम पर मत जाइए, क्योंकि नाम भले ही खूबसूरत हो, इससे ईरान के बड़े बड़े दुश्मन खौफ खाते हैं। सेजिल ये ठोस ईंधन वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन पर सटीक निशाना लगाती है। ये अपने साथ करीब 700 किलो बारूद ले जा सकती है। ठोस ईंधन वाली ये मिसाइल बेहद कम समय में लॉन्च की जाती है और जब तक दुश्मन इससे निपटने की तैयारी करता है, ये अपना काम कर जाती है। ईरान ने इजराइल पर पहली बार 18 जून को सेजिल से हमला किया था
और मोसाद के दफ्तर, इजरायली एयरफोर्स के अड्डों और इंटेलिजेंस सेंटर को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। ईरान की फौज इजराइल के खिलाफ खैबर शेखन मिसाइल का भी खुलकर इस्तेमाल कर रही है। 1450 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल खैबर शेखन ईरान की आधुनिक और शक्तिशाली मिसाइलों में गिनी जाती है। मध्यम दूरी की यह बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन के हवाई तंत्र को चकमा देने में माहिर है, जिसकी वजह से दुश्मन के लिए इसे रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इजराइल पर किए ताजा हमले में ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल करने में भी कोई कंजूसी नहीं की। ईरान की इसी तरह की एक और खतरनाक मिसाइल है खुर्रम शहर। ये नाम 1980 के दशक में इराक ईरान युद्ध का साक्षी रहे ईरान के शहर खुर्रम शहर के नाम पर रखा गया। 2000 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। ये तरल ईंधन पर चलती मिसाइल है, जिसे लॉन्च करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन मारक क्षमता के मामले में बहुत खतरनाक है। 1500 किलोग्राम का वारहेड इसकी विनाशकारी ताकत को और बढ़ा देता है। ईरान के पास दो किस्म के मिसाइल हैं। एक उसकी फतेह 1 और 2 है, जो तकरीबन 1400 किलोमीटर रेंज है, जिसकी सुपरसोनिक हाइपरसोनिक स्पीड है 7 से 8 मैक की। दूसरी जो मिसाइल है ईरान के पास वो खुर्रम शहर 1, 2, 3 है, जो कि पुरानी है उससे, लेकिन बड़ी है, यानी कि उसकी रेंज तकरीबन 1800 किलोमीटर है और 1000 किलोमीटर उसका 1000 किलो उसका एमिनिशन है। उसकी लॉन्च के बारे में मैंने अभी तक नहीं सुना। इजराइल से उलझे ईरान की ताकत का राज उस शहबाब मिसाइल 3 में भी है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। इजराइल तो इसकी रेंज में है ही, इससे बरसने वाले बारूद का डर यूरोप के भी कई देशों को सताता रहता है। और टॉप स्टोरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। टॉप स्टोरी में हर रोज इस समय आप हमारे साथ देख सकते हैं देश दुनिया का सबसे ताजा हाल, सबसे बड़ी स्टोरी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 6 बजे। और अब आगे की खबरें विस्तार से देखिए न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में।